हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी की जीएस जनरल स्टडीज़ की पिनाकल पब्लिकेशन की बुक है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू जिसमें शामिल किए गए हैं। इसी बुक के वीडियो सोल्यूशन के साथ आप सभी के बीच तो चलेगा, अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं यहाँ से। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के वेटेज के बारे में आप सबको बताऊं कि लगभग 900 के करीबन जो है क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित हैं। और जो हमारा टॉपिक यहाँ पे रह रहा है ये है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने आप सबको बताया था यहाँ पे कोडरमा और गिरिडोह करके आप सबसे पूछा गया था कि अभ्रक उत्पादन, कोडरमा और गिरिडोह करके आप सबसे पूछा गया था। तो वहां से मैंने आप सबको एक हाईलाइट करवाने की कोशिश करी थी कि आप सब जो है गिरिडीह करके था, आप सब इस चीज़ को ध्यान कर लें कि ये कहाँ पे हैं, ये झारखंड में है। तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादक में संबंधित है। तो मैंने वहाँ पे आप सबको जो है अभ्रक के लिए इनका नाम वहाँ पे बताया था कि इसको आप सब याद कीजिएगा, जिससे आप 2-3 क्वेश्चन तक कर पाए थे। अब झारखंड का जो है अभ्रक उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? 3rd प्लेस आता है। 2nd नंबर पर जो है दोस्तों कौन सा आता है? राजस्थान आता है। 2nd नंबर पे कौन सा आता है आपका? राजस्थान। और 1st नंबर पे जो है जो अभ्रक उत्पादन में नेल्लोर जिला है, नेल्लोर। ये नेल्लोर कहाँ पे दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो अब इससे क्वेश्चन आप सबके आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को जो को आप सबको ध्यान रखना है, मैंने लास्ट टाइम में हाईलाइट करके आप सबको बार बार मैं आंध्र प्रदेश उड़ीसा और दूसरा जो है आप सबको क्या बता रहा था? झारखंड के बारे में। तो उड़ीसा में मैंने आप सबको वहाँ पे बाक्साइट बताया था और एक आपको हेमेटाइट के ऐशक के बारे में बताया था जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे आप सबको झारखंड में मैंने कोयले के बारे में बताया था और अभ्रक के साथ आप सबको रिलेट करवाया था, जहाँ से आप सबने 2-3 चीज़ों को याद कर लिया था। अब ध्यान रखिएगा कि जो कोडरमा और गिरिडीह की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। 3rd प्लेस पे ऑल ओवर इंडिया रखता है अपना झारखंड, और 2nd नंबर पे जो है राजस्थान, और 1st पे नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। ये आपका जो है अभ्रक उत्पादन में इनका स्थान है। तो चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं और खनिजों से संबंधित क्वेश्चन को जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा 326 नंबर क्वेश्चन है। 325 तक हम लोग लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चन को कर चुके थे। और यहाँ पे हमसे पूछा है नहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहर कटिया तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? अगर हम लोग तेल या पेट्रोलियम की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग रख के आते हैं दोस्तों, असम को रख के आते हैं। असम सबसे पहले नंबर पे, असम हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम लोग किसको पढ़ते हैं दोस्तों? गुजरात हो गया है, गुजरात। या फिर 3rd नंबर पे हम लोग बॉम्बे पढ़ते हैं। तो बम्बई को बॉम्बे या मुंबई ना लिख के हम लोग बॉम्बे हाई लिख देते हैं, क्योंकि इसी नाम से जो है यहाँ पे तेल जो है शोधन कारखाने भी चल रहे हैं। और एक चीज़ आप सब ध्यान रखोगे, जो ये जो बॉम्बे हाई है इसकी ओएनजीसी के जरिए जो है, ओएनजीसी ने सबसे पहले यहाँ से तेल निकालने की शुरुआत कर दी थी 1976 में, 1976 की बात हो गई है। और इसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म था जो खंबात की खाड़ी में था, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम था सागर सम्राट। ये ध्यान रखोगे आप सब। सागर सम्राट एक जलयान था। सागर सम्राट एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक जलयान हो गया है जिसके इस्तेमाल से निकाला जा रहा था। तो इसको प्लेटफॉर्म बोल दीजिए आप सब, या फिर इसको जलयान बोल दीजिएगा। एक प्लेटफॉर्म हो गया है हमारा। असम में अगर हम सबसे पूछे, असम सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया है? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ पे? तो ये असम में हो गया है। ये कहाँ पे हो गया दोस्तों? नहर कटिया तेल क्षेत्र जो है हमारा असम में हो गया। लेकिन इसके साथ जो आप सबको ध्यान रख लेना है, असम में जो तेल कुएं की खुदाई होती है 1867 के समय की बात है। असम का माकान, क्या नाम ध्यान रखोगे? माकान ध्यान रखना है आपको। गुजरात में 1960 में अंकलेश्वर में गुजरात में 1960 में जो तेल कुआं था उसका नाम क्या रखा गया था? वसुधारा। क्या नाम रखा गया था? वसुधारा। और उसके बाद जो है बॉम्बे हाई की खोज होती है और बॉम्बे हाई से ओएनजीसी ने तेल निकालने का काम शुरू कर दिया था 1976 के आसपास। और एक जलयान है जो खंबात की खाड़ी में है जिसका नाम है सागर सम्राट। एक प्लेटफॉर्म आप उसको बोलेंगे जहां से तेल की खुदाई या तेल जो है निकाला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो गया? आपका असम हो गया। डिगबोई भी बहुत फेमस है, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। असम में ही है डिगबोई, ये भी असम में ही है तेल के लिए। इसको भी आप सब जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगभग 4000 मेगावाट जिसकी क्षमता है, 4000 मेगावाट के आसपास। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में या महाराष्ट्र में? तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो है मैंने आप सबको कहा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़े थे, अब कुछ जो है हाइड्रो पावर प्लांट भी आएंगे, पवन विंड पावर सोर्स, विंड पावर एनर्जी वाले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान आ रहा है आप सबको? मैं 2-3 आप सबको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। एक आप सबको बताया था विंड पावर एनर्जी या विंड एनर्जी वाला,
पावर ना लेके विंड एनर्जी लिख देता हूँ सीधा। तो विंड एनर्जी में कहा था सबसे पहले स्थान पे जो आता है दोस्तों कौन सा देश आता है, चाइना। सेकंड स्थान पे जो बताया था आप सबको क्या बताया था, यूएसए। और थर्ड प्लेस पे जो है वो अपना इंडिया है। और यहाँ पे मैंने आप सबसे कहा था कि भारत में जो सबसे ज्यादा यहाँ का क्षेत्र बताया गया है वो तमिलनाडु का है। कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु का। तो ये पॉइंट आप सबने क्लियर कर लिया था। उसके बाद जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को पढ़ के आए थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, तो इस पॉइंट को भी आप सबको ध्यान रखना था। न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ से क्या पढ़ा था हमने, मैंने आप सबसे कहा था कि फर्स्ट वन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था वो कहाँ पे लगा था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से लगाया गया था, तो 1969 की बात है, यूएसए के सहयोग से लगाया गया था। फिर आप सबसे कहा था कि सबसे बड़ा जो है उत्पादकता के हिसाब से क्या ध्यान रखना था कि सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो कुडनकुलम आप सबको आंसर करना था। क्या आंसर करना है दोस्तों, कुडनकुलम। ये भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है ये तमिलनाडु में है। इसमें लगते हैं दोस्तों रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहला रिएक्टर अगर आप सबसे पूछे, ये सबसे प्राचीन वाला पूछेगा तो उसका नाम क्या करोगे, अप्सरा। क्या नाम ध्यान रखना है आप सबको, अप्सरा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबको आंसर क्या कर देना है, झारखंड जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टोटल जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यरत है। मैंने कुछ एक आप सबको नाम भी बताए होंगे। काकरापारा कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। केगा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कुडनकुलम कहाँ पे हो गया, तमिलनाडु में हो गया। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे हो गया है, तो ये आपका फतेहाबाद हरियाणा में हो गया है, गोरखपुर परमाणु संयंत्र। और रावत भाटा कहाँ पे हो गया, राजस्थान में हो गया। नरोरा कहाँ पे हो गया, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके बारे में आप सबको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अब सब जो क्वेश्चन आप सबसे पूछे जा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हम सबसे क्या पूछ रहा है, द इंप्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ ए डेड इंसेक्ट ऑन हार्डनेड मड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और एन डैश। एक डेफिनेशन आप सबसे पूछी है, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का एक एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये फॉसिल का एग्जाम्पल है। फॉसिल फ्यूल्स पढ़ के आते हैं, ये जीवाश्म हो गया आपका। जो फ्यूल आप लोग पढ़ के आते हैं, तो आगे एक चीज आप सबके लिए बताऊंगा अब आपको। फ्यूल जो होता है हमारा, फ्यूल हिंदी में कह देते हैं ईंधन, फ्यूल ईंधन। असल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो जलने पर ऊर्जा दे, जो जलने पर क्या दे दोस्तों, ऊर्जा दे। अब फ्यूल जो होता है इसको हम लोग क्वालिटी के हिसाब से बांटते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की ज़्यादा होगी जो जलने पर क्या करे, कम तो धुआं पैदा करें, जिसके बाद रेजिडुअल सब्सटेंसेस बहुत कम मात्रा में बचते हैं। यानी जैसे कोयले या लकड़ी को जलाने के बाद राख बच जाती है, तो एक अच्छा फ्यूल नहीं कहेंगे हम लोग उसको। ठीक है, जो पॉल्यूशन कम से कम फैलाए, सस्ता हो, आसानी से अवेलेबल हो, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू के साथ हम लोग भी रिलेट करेंगे फ्यूल को। जब आगे हम लोग कोल पढ़ के आएंगे, अभी कोल में आप सबको मैं चाहता हूं कि जब हम लोग उस क्वेश्चन तक पहुंचे तो आप सबके ध्यान में 3-4 बातें चलती रहे कि जो कोल है, कोयला हमारा, इसके ऊपर हम सबसे पूछेगा कि एंथ्रासाइट क्या हो गया है हमारा, और टीन क्या जो आपका पिट कोयला वो क्या है, लिग्नाइट कोयला कौन सा हो गया है। एंथ्रासाइट जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, पिट कोयला जो पिटा हुआ है यानी जिसकी क्वालिटी सबसे कम मानी जाती है। कम क्वालिटी का मतलब होता है और ज़्यादा क्वालिटी का मतलब वहाँ पे होता है दोस्तों कि जो आप सबके लिए क्या हो, जैसे कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा और मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम, गुड क्वालिटी। और अगर किसी के अंदर कार्बन की परसेंटेज मिनिमम और मॉइस्चर कंटेंट जिसमें हो गया मैक्सिमम, वो आपका लो क्वालिटी का हो गया है। ये दोनों बातें आप सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में बांटेंगे इनको। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तो कोयले में हम लोग किसका नाम लिख देते हैं, झारखंड राज्य का नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, झारखंड राज्य, ध्यान रखिएगा। तो फॉसिल फ्यूल्स के रूप में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, लिखा हुआ है ना, नोट ए प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से जो बना नहीं है। क्या लिखता है, निम्न में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल में निर्मित उत्पाद नहीं है। सबसे पहले लिखता है डामर, एंथ्रासाइट, डीजल, गैसोलीन। गैस भी तेल से बन जाती है, बट एंथ्रासाइट इज द टाइप ऑफ कोल। एंथ्रासाइट क्या है मेरे भैया, तो हम लोग ये पढ़ के आते हैं कोल, एंड द कोल इज कौन सा कोल है भैया, हाईएस्ट क्वालिटी। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया भैया, इसकी क्वालिटी है सर सबसे ज्यादा, कौन सी, हाईएस्ट क्वालिटी। अब हाईएस्ट क्वालिटी की पहचान क्या है, कैसे बताएंगे हम लोग इसकी क्वालिटी ज्यादा है, हम लोग कहेंगे सर जिसमें कार्बन परसेंटेज क्या हो भैया, मैक्सिमम। जिसमें क्या हो, कार्बन परसेंटेज क्या हो, इसमें मैक्सिमम होगा। कार्बन परसेंटेज क्या है, इस पे मैक्सिमम है। और इसी के साथ साथ जो है इसमें लो मॉइस्चर कंटेंट है। क्या है दोस्तों, इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है बिल्कुल लो मॉइस्चर कंटेंट है, ये भी ध्यान रखोगे। एक हम लोग पढ़ के आते हैं पिट कोल करके,
पिट कोल करके भी पढ़ के आते हो, पिट कोल पढ़ते हैं। पिट कोल क्या हो गया, लोवेस्ट क्वालिटी में हम लोग पढ़ के, जो पिटा हुआ है लोवेस्ट क्वालिटी। अब इसकी क्या पहचान है, इसको कैसे देखोगे, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, जिसमें कार्बन परसेंटेज क्या हो, मिनिमम, जिसमें कार्बन परसेंटेज क्या हो मेरे दोस्तों, मिनिमम, मिनिमम कार्बन परसेंटेज हो, बट मॉइस्चर कंटेंट इज मैक्सिमम। मॉइस्चर कंटेंट क्या हो भैया, इसमें मैक्सिमम होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, इस पे मैक्सिमम होगा। ऐसे हम लोग एक लिग्नाइट कर कोल करके पढ़ के आए थे, याद है आप सबको, लिग्नाइट कोल क्या पढ़ते हैं भैया, इसको, इसको लिग्नाइट कोल, जो इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको भूरा कोयला भी कह देते हैं। एक चीज और मैं आप सबको बता दूं, जो कोयला होता है इसे उद्योग की रोटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ऐसा करके भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कोयला, इसको काला सोना भी कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको काला सोना भी कहते हैं। दफन धूप के नाम से भी इसको जाना जाता है, दफन धूप, और इसको क्या कह सकते हैं भैया, काला सोना, दफन धूप, उद्योग की रोटी भी कह सकते हैं। बहुत से ऐसे उद्योग है जो इसके ऊपर संचालित है, उद्योग की रोटी भी इसे कहा जा सकता है। ये कुछ बातें हैं जो आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। सही आंसर हमारा आप सबको पता ही चल गया, इधर टाइप्स ऑफ कोल हो गया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो सी होगा, बी होगा जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, कॉपर माइन के लिए जो फेमस है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है गया, उसके बाद खेतड़ी, क्योंझर और सतना। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, खेतड़ी जो है वो फेमस है। ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा यहाँ पे, बी। अगर आप सबसे पूछे कि तांबा जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट नंबर पे जो है इंडिया में, अगर हम लोग रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो पहले स्थान पे क्या आता है भैया, मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे आ जाता है। रैंकिंग के स्थान पे क्या ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश जो होगा आप सबका पहले स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, कॉपर पे। दूसरे नंबर पे खेतड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, ये कहाँ पे पड़ता है, सेकंड प्लेस पे आ जाएगा राजस्थान, सेकंड पे क्या आ जाएगा, राजस्थान। थर्ड नंबर पे जो आप सब ध्यान रख सकते हो, झारखंड। देखो झारखंड में सब चीजें होने का कारण पता है क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक पठार पढ़ के आते हैं जिसको खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार। क्या पढ़ के आते हो दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, इसलिए हर एक चीज में इसका नाम आ जाता है, छोटा नागपुर का पठार। अगर आप सब कहोगे कोयला तो है बिल्कुल, तांबा तो है बिल्कुल, इसके बाद कहोगे आपका क्या और क्या पढ़ के आए थे, अबरक, तो ये भी बिल्कुल है। छोटा नागपुर का पठार, खनिजों की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है इसे, खनिजों की उपलब्धता के कारण, खनिजों की उपलब्धता के कारण क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे भारत का रूर कहा जाता है, के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है भैया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा भी आप सबने यहाँ से क्लियर कर लिया है। उसके बाद पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पे क्या ध्यान रखोगे, झारखंड में हो गया है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड रांची से पढ़ के आते हैं, वहां पे दामोदर घाटी आप सबको बताया हुआ है, दामोदर घाटी। दामोदर नदी बताया हुआ था यहाँ से निकलती है, कौन सी नदी निकली थी यहाँ से, दामोदर नदी का बताया हुआ था आप सबको। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। और मैंने कहा था जब भी दामोदर नदी की बात आएगी केवल दो राज्यों का नाम होगा, ये झारखंड से बहुत सारा पानी लेती है यहाँ से, और कहाँ पे जाके बाढ़ का कारण बनती है, तो वेस्ट बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, बंगाल का शोक कह दिया है, इसलिए इसे क्या कह दिया है, इसे बंगाल का शोक कह दिया है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कह दिया गया है इस वजह से, ठीक है। इसलिए हम लोग इस पॉइंट को यहाँ से सही आंसर कर देंगे। खेतरी आप सबको बता ही दिया है। अब जब आप सबसे पूछा था सोना, गोल्ड, गोल्ड के बारे में अगर आप सबसे पूछे कि भैया गोल्ड बताओ कहाँ पे होता है, तो गोल्ड कहाँ पे बता दिया, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में गोल्ड होता है। कहाँ पे होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ड होता है। अगर आप सबसे पूछे हीरा, तो हीरा के लिए बताया था आप सबको मध्य प्रदेश की पन्ना खान, तो ये भी पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। चांदी कहाँ पे होती है, तो ये भी कहाँ पे होती है दोस्तों, राजस्थान में। अबरक सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आप ध्यान रखोगे आप सब। लास्ट टाइम आपको कोडरमा और गिरिडीह करके मैंने आप सबसे याद करवाने की कोशिश करी थी कि झारखंड को याद करो, झारखंड हर जगह याद होना चाहिए। झारखंड की पहचान अलग है, मैंने आप सबको कारण बताया। छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे, खनिजों की उपलब्धता के कारण इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। तो झारखंड रांची, यहां से छोटा नागपुर पठार बहुत फेमस है भैया। तो ये देखो कॉपर भी हो रहा है तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा। उसके पहले हम लोग पढ़ के आए थे अबरख, तो अबरख भी आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का नेल्लोर सबसे ज्यादा स्थान पे वहां पे आ जाता है, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर, तो वहां पे भी झारखंड का नाम आता है, वो भी ध्यान रखोगे। कोयले में भी झारखंड का नाम आता है। तो दोनों तीनों बातें जो आप सबको ध्यान रख लेनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, हीरे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन दैट प्रोड्यूस्ड डायमंड, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड्स। तो ये मैंने बताया आप सबको कहाँ पे होता है भैया, ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश में। मैंने पन्ना खान आप सबको बताने की कोशिश करी है, पन्ना खान, ठीक है। आप सब ऐसे थोड़ा थोड़ा कम से कम कुछ चीज़ें आप सबको याद होने लगेगा। अगर आप सबसे पूछे सिल्वर है तो आप चांदी के लिए राजस्थान का नाम ले सकते हैं, कहाँ पे होती है, राजस्थान में होती है। उसके बाद अगर आप सबसे पूछेगा गोल्ड कहाँ पे होता है तो आप आंध्र प्रदेश का नाम ले सकते हैं, कर्नाटक पहले स्थान पे रहेगा, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अगर आप सबसे हीरा पूछ रहा है, डायमंड अगर आप सबसे पूछ रहा है कि बताओ डायमंड्स कहाँ पे हो रहा है, तो डायमंड्स कहाँ पे हो गया दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हो गया आपका डायमंड। तो ये बातें जो हैं आप सबको ध्यान रखने वाली हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है। ये भी हर बार आता है, अमरकंटक लिख दिया है, लेकिन हम लोग इसको क्या पढ़ के आते हैं, मैकाले का पठार, है ना। अमरकंटक प्लेटू इन छत्तीसगढ़ कंटेन एन एबोडेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो कौन सा मिनरल्स जो है इसमें सबसे ज्यादा तौर पे पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है बताना है। अमरकंटक है, अमरकंटक क्या है दोस्तों, मेघालय का पठार पढ़ के आते हैं। मेघालय का पठार कहाँ पे भैया है सर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में भी है नो डाउट, छत्तीसगढ़ में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पढ़ के आए हुए हो, इसकी सबसे ऊंची चोटी पढ़ के है अमरकंटक। तो यहाँ से मैंने काफी सारी नदियों का आपको जो है उद्गम सोर्स यानी ओरिजिनेट पॉइंट जो है वो बताया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। यहाँ पे यहीं पे हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, ये उड़ीसा में भी है ना, उड़ीसा में भी। यहाँ पे पूछता है क्या होता है भाई, लो आयशक है पहला ऑप्शन, मीका है, बाक्साइट है, कोयला है। देखो कोयले के लिए तो झारखंड का नाम आ रहा है और झारखंड यहाँ नहीं है ऑप्शन, क्योंकि मेघालय का पठार छत्तीसगढ़ में बता रहा हूँ आप सबको, मध्य प्रदेश बता रहा हूँ, उधर नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बाक्साइट को याद करो, इसको याद करो दोस्तों, बाक्साइट को आप सब याद करो। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे बाक्साइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से क्या निकलता है, बाक्साइट। और ये बाक्साइट कहाँ पे बताया था आप सबको, उड़ीसा में। और इसके साथ क्या बताया था भैया, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है दोस्तों किसका आवश्यक है, तो ये आयरन ओर हो गया है। फॉर्मूला पूछेगा तो क्या आंसर कर दोगे, Fe2O3 जो है आप सब इसका आंसर कर दोगे। बाक्साइट जो है वो किसका आवश्यक है, तो आंसर होगा सर ये एल्यूमिनियम का आवश्यक है, एल्यूमिनियम और है, एल्यूमिनियम और ये दोनों ही कहाँ पे हो रहे हैं, तो आंसर होगा सर ये भी उड़ीसा में और ये भी कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में, ठीक है। तो वैसे तो अमरकंटक के पठार से क्या निकल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में है, तो क्या आंसर कर देंगे, बाक्साइट जो है वो निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है। ध्यान रखोगे आप सब इसका। चलिए फिर अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, निम्नलिखित में से इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सुंदरगढ़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ में मैग्नीज भंडार स्थित हैं, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, केरल में और गुजरात में। तो सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार आपके उड़ीसा में स्थित हो गए हैं, सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार उड़ीसा में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीज के भंडार हैं। यहाँ पे सुंदरगढ़ में डोलोमाइट भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो आप सब यहाँ से ध्यान रखोगे। तो डोलोमाइट भी यहाँ पे पाया जाता है, सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार भी है, तो मैग्नीज भंडार भी और सुंदरगढ़ डोलोमाइट भी। ये किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में अभी क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, तो आंसर होगा बाक्साइट भी। इसके अलावा और क्या बताया था, और यहाँ पे सर हेमेटाइट भी, क्या हो गया है, हेमेटाइट भी। बाक्साइट पहले से आप सबको पता है, इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या हो गया है, ये एल्यूमिनियम का ओर हो गया है, एल्यूमिनियम और ये हेमेटाइट किसका आवश्यक हो गया भैया, तो ये आयरन ओर हो गया है। और इन दोनों को रिलेट करके क्या बताया था, क्वेश्चन कैसे पूछा टीसीएस ने यहाँ से कि अमरकंटक में कौन सा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, अमरकंटक में कौन सा पाया जाता है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो बस ये दो पॉइंट आप सबको थोड़ा रिलेट करके यहाँ से याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ से भारत में इन इंडिया टेरिसरी कोल्स अकर्स इन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड डैश। भारत में थर्ड ग्रेड जो कोयला है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में तथा डैश में पाया जाता है, थर्ड ग्रेड कोल। तो अभी मैंने आप सबको बताया था कोयले के बारे में भी कि फर्स्ट ग्रेड कौन सा है, सेकंड ग्रेड कौन सा है, थर्ड ग्रेड कौन सा है। ये किस हिसाब से बनाया जाता है भैया, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से बनाया जाता है। इट्स CV, इसका मतलब क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू।
कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया भाई, ये CV हो गया है। इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो गया आपका। फिर लिख देते हैं हम लोग इसको सेकंड ग्रेड हो गया है। तो मैं इसको ना टेरिसरी सेकेंडरी ऐसे ना लिख के ग्रेड में लिख देता हूं ताकि आप सबको थोड़ा दिक्कत ना हो। थर्ड ग्रेड हो गया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जो है वो कोयला कहाँ पे पाया जाता है भैया, ये पाया जाता है झारखंड में। फर्स्ट ग्रेड कोल जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये हो गया है झारखंड में। सेकंड ग्रेड का ध्यान रखोगे कहाँ पे हो गया, ये उड़ीसा में। एंड द थर्ड ग्रेड कोयला जो कहाँ पे पाया जाता है, असम में। थर्ड ग्रेड कोल कहाँ पे हो गया, असम में। फिर हो गया आपका अरुणाचल में, असम में, अरुणाचल में। उसके बाद जो है क्या आंसर करोगे, नागालैंड में। एंड देन मेघालय में। ये कहाँ पे पाया जाता है भैया, ये थर्ड ग्रेड कोल हो गया है। इन सब के पॉइंट आपको ध्यान रखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस हिसाब से बांटा जाता है, तो इनको कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से जो इनको बांटा जाता है। तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन समझने, नहीं तो आप सोचोगे कि तिर कोल कौन सा हो गया या फिर टेरेसरी वाला कौन सा हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी आपको सही आंसर करना है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है, मोनोजाइट। अभी हम लोग सुंदरबन वाला पढ़ के आए थे, वहां पे मैग्नेजाइट भी था, डोलोमाइट भी था जो उड़ीसा में था। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इन इंडिया। रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट केरल में, गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में। तो मोनाजाइट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, केरल में होता है। मोनाजाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, केरल में। अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है अब्रक सबसे ज्यादा। बॉक्साइट और हेमेटाइट पढ़ के आए थे, कहाँ पे पढ़ के आए थे, ये हम लोग उड़ीसा में पढ़ के आए थे। अमरकंटक में सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वो क्या होता है, तो बॉक्साइट का उत्पादन वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। मुझे नहीं लगता पीछे तक की जिसने क्लासेस देख ली हैं वो बॉक्साइट के बारे में आंसर या फिर अमरकंटक के बारे में नहीं जानता होगा, है ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, केरल हो जाएगा। अगर आप सबसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पे होता है तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, केरल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इसके बाद, विच मिनरल इज नोन एज ब्यूरिड सनसाइन। ब्यूरिड सनसाइन किस खनिज को दफन धूप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सब इसका आंसर कर देंगे कि सर किसे जाना जाता है। उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, लोहा नहीं, बॉक्साइट नहीं, अब्रक नहीं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना यहाँ पे, कोयला जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। कोयला भी आप सबको बताया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड में भी बताया। फर्स्ट ध्यान रखोगे कहाँ पे है, झारखंड में। सेकंड बताया उड़ीसा भी ध्यान रखना है आप सबको। थर्ड में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड हो गया है आपका। ये भी हमने यहाँ से ध्यान रख लिया है। इसके बाद हमने कोयले से क्या पढ़ रखा है, हमने कोयले में 3 कोयलों के जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे वो पढ़ रखे हैं। क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने टीसीएस के यहाँ से देखे हैं इस पेपर में अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हमने देखा यहाँ पे लिग्नाइट के बारे में, एक हमने देखा लिग्नाइट के बारे में। इसे क्या नाम दिया गया भैया, इसे भूरा कोयला कहा गया है। इसे क्या कहा गया, इसे भूरा कोयला कह दिया गया है। दूसरा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पिट कोल के बारे में। तो जो पिट कोल हो गया है इसमें बताया गया था कि निम्न लो ग्रेड हो गया है, बिल्कुल लो ग्रेड। इसकी खास बात पिटा हुआ है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या है दोस्तों, मिनिमम है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। एक हम लोग पढ़ रहे हैं एंथ्रासाइट करके, एक क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एंथ्रासाइट पढ़ रहे हैं हम लोग, एंथ्रासाइट पढ़ रहे हैं। एंथ्रासाइट क्या बताया था, हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट हो गया है और लो हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज हो गया है और लो जो है जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट हो गया है वो एंथ्रासाइट। बहुत पेपरों में तो ऐसा पूछा जाता है कि कोयले की उच्चतम जो है ग्रेड या क्वालिटी जो है वो क्या कहलाती है, तो एंथ्रासाइट जो होगा वो सही आंसर होगा। इसे काला सोना भी कहा जाता है, लास्ट पेज पे मैंने आप सबको ये बताया था। इसे काला सोना भी, उद्योग की रोटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दफन धूप के नाम से भी क्या हो गया हमारा, कोल हो गया। तो कोयला जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोयले को भी आप सबको इसमें ध्यान रख लेना, ये भी आप सबसे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है, व्हाट इज जादूगोड़ा नोन फॉर। चंदन की लकड़ी के वन के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए या फिर यूरेनियम भंडार के लिए। तो जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है भाई, यूरेनियम भंडार के लिए है। और सर्वाधिक जो है अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा, सर्वाधिक। सर्वाधिक क्या आंसर कर देंगे, आंध्र प्रदेश। जादूगोड़ा ये पहले भी आप सबसे क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, तो ये भी आप सब ध्यान रखेंगे यहाँ से। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार जो है वो कहाँ पे हो गए, अपने जादूगोड़ा में हो गए हैं। और जादूगोड़ा जो फिर हमारा यहाँ से आंसर हो गया है, ठीक है। तो ये भी आप सब ध्यान रख सकते हैं, ये भी पेपर में आ सकता है, कई बार पेपर में चीज़ें ऐसी पूछी जा रही हैं।
इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें ना सर्वाधिक जादूगोड़ा जो है ये कहाँ पे हो गया, ये झारखंड में है। सर्वाधिक यहाँ पे होते हैं जादूगोड़ा की खान कहाँ पे, झारखंड में है। इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके अलावा भी ध्यान देंगे तो ये कहाँ पे होता है भैया, ये रांची में होता है। ठीक है, कहीं नाम के पीछे जाओ और सीधा बह जाओ कि झारखंड कर दे, आंध्र प्रदेश करते। रांची भी हो गया इसके लिए। हजारीबाग पढ़ के आते हैं, हजारीबाग ये पीछे पड़ा हुआ है, गंगा नदी जहाँ से नहीं बहती है। और इसके साथ साथ सिंहभूम में भी है, सिंहभूम में, ये भी ध्यान रखोगे, सिंहभूम। और जो आपका यूरेनियम भंडार है जो लिखा गया आपका जादूगोड़ा, तो एक तो आप सबसे अगर पूछा जाए कि भैया जादूगोड़ा जो है, जादूगोड़ा इसकी डिस्कवरी कब होती है, तो इसको 1951 में डिस्कवर किया गया था। डिस्कवरी कब होती है, तो 1951 में जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी जादूगोड़ा की। ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे हो गया सर्वाधिक, अगर आप सबसे पूछेगा ना सर्वाधिक, तो झारखंड में हो गया है। यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक ध्यान रखोगे तो कहाँ पे हो गया, झारखंड में हो गया है। 1951 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसके अलावा रांची, हजारीबाग और सिंहभूम। देखो ये खनिज कौन सा पहले, एक तो इनका नंबर भी ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें मानता हूं मैं कि कुछ कंफ्यूजन तो मुझे भी हो रही है, तो आप सबको भी हो जाती है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा बेहतर हम लोगों को यहाँ पे कर लेना भाई। ठीक है, चलिए हम लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को थोड़ा अच्छा करते हैं, ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अब ये चीजें तो आप सबके माइंड में सेट हो गई होंगी। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन इंडिया। पहले ऑप्शन पे है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो पहले स्थान पे कौन है भैया, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आ रहा है, झारखंड तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा। जादूगोड़ा यूरेनियम में सबसे ज्यादा हो गया, जो कहां पे हो गया, झारखंड में हो गया है आपका। और यहाँ पे जो अबरक उत्पादन में आपको बताया था आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जो है, नेल्लोर वो फर्स्ट प्लेस पे है। और झारखंड में आप सबको बताया था कोडरमा, कोडरमा और गिरिडीह करके, गिरिडीह करके, गिरिडीह करके जो है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका झारखंड का हो गया है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आप सबको ध्यान रख लेने हैं। और खेतरी भी बताया हुआ है आप सबको। चलो मध्य प्रदेश हो गया है। मध्य प्रदेश जो है आपका किसके लिए फेमस हो गया दोस्तों, पन्ना खान। तो पन्ना खान को ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश से संबंधित हो गई है। किस पन्ना खान जो है वो किसके उत्पादन में है दोस्तों, तो डायमंड के लिए, डायमंड के लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोल्ड कहाँ पे हो रहा है, तो गोल्ड जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हो रहा है। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा, पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। विच इज द मोस्ट एबोडेंट मिनरल फाउंड इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब पृथ्वी के हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई यहाँ पे ऐसे, और सबसे बाहर हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे बाहर लिखा था हम लोगों ने क्रस्ट करके लिखा था। उसके बाद जो है आप सबको बताया था मेंटल। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप सबको बताया हुआ है कोर, केंद्रीय भाग। क्रस्ट में क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों, सियाल और सीमा बताए हुए थे, सियाल और सीमा। मेंटल में आप सबको क्या बताया था, मैग्मा चैम्बर, ध्यान रखना है, मेंटल में मैग्मा चैम्बर। और जो आपका कोर है इसमें क्या बताया हुआ है, निफे करके जो है, ये सब आपको ध्यान रखना, निकेल और फेरस। तो यहाँ पे पूछा पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज जो है वो कौन सा हो गया है। तो पहला लिखता है सफ्टिक हो गया है, पायरोक्सिन हो गया है, या फेल्ड्सपार हो गया। तो फेल्ड्सपार ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पाया जाता है, फेल्ड्सपार। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, अब जो हम लोग यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कृषि से संबंधित जो है वो हम सबसे यहाँ से पूछने वाला है क्वेश्चन। तो चलेगा यहाँ से क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 340। सबसे पहले देखो क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स ओनली। रबी क्रॉप्स ओनली ये हम सबसे पूछा, ऐसा नहीं है कि आप सबसे कोई एक रबी की फसल पूछी है। ऑप्शन में देखोगे दो दो आप सबको फसलें दी गई हैं, दोनों की दोनों ही रबी की फसल होनी चाहिए। अगर याद नहीं होता तो हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि जो रबी है वो दो अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। जैसे हिंदी में देखोगे रबी दो अल्फाबेट है, और दो अल्फाबेट की जो फसल होती है हमारी सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल जो वो गेहूं हो गई है। उसके बाद अगर आप सब देखोगे खरीफ में, तो खरीफ तीन अल्फाबेट से मिलकर बनता है, और तीन अल्फाबेट की खाद्यान्न फसल हमारी कौन सी हो गई, चावल हो गई है। तो यहाँ से अब आप सब थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकते हो, नहीं तो आप सबको ये बहुत बेसिक बात है, आप सबको पता भी होनी चाहिए। अगर हम सब यहाँ से देखें तो चावल जो है और कपास जो है, तो यहाँ पे कपास भी लिख देते हैं। ये हमारी कौन सी फसल है दोस्तों, ये खरीफ की फसल हो गई है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मक्का और मटर, तो जो मक्का है ये भी हमारी कौन सी फसल हो गई है, तो ये भी हमारी खरीफ की फसल हो गई है, मक्का, मक्का और
मटर लिखा हुआ है ना, मक्का हमारी खरीफ की फसल हो गई है। तो ये भी इसी वजह से ये ऑप्शन भी कट गया हमारा यहाँ से। दो ऑप्शन तो हमने यहाँ से काट दिए। अब गेहूं और जवार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो जवार वाला ऑप्शन है ये भी हो गया हमारा खरीफ में जवार। तो जो भी जो है जौ और चना, ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों क्या होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो रबी की फसल है। तो आप इसके साथ लिख सकते हो गेहूं हो गया है आपका, गेहूं के साथ जो है कौन सी फसल हो गई दोस्तों, सरसों हो गई है आपकी गेहूं के साथ। ठीक है, आप सरसों को ध्यान रख सकते हो, गेहूं सरसों। उसके साथ देखिएगा मटर हो गया है आपका, गेहूं सरसों मटर। तो ये जो है आपकी, इसके साथ और बहुत फसलें जो है आप सब ध्यान रख सकते हो। जौ की फसल हो गई है, जैसे जैसे जौ की फसल हो गई है, जैसे चना की फसल हो गई है। ठीक है, वो आपकी खरीफ में हो गई है। तो ये इस तरीके से थोड़ा आप सब आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखो आगे, द क्रॉप एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप ग्रीव कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जो आप सबसे पूछा गया है। हरित क्रांति से, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि विश्व में जो है, वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक थे, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में वर्ल्ड वाइड जो है इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोले जाते हैं। ये क्या थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ध्यान रखोगे, हरित क्रांति के जनक के रूप में। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो नाम आता है एमएस स्वामीनाथन का। इंडिया की बात करोगे तो किसका नाम आता है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन थे। एमएस स्वामीनाथन को जो है दोस्तों सभी पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। एमएस स्वामीनाथन को सभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, सभी पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। ये हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक से होती है। सभी पद्म पुरस्कार, इसके साथ साथ जो है एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जो है इनको दिया जा चुका है। एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, मैग्सेसे, ये भी पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। एशिया का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा चुका है। इसको क्या कहते हैं, नोबेल ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है, वो भी इनको दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा जो भारत में फर्क पड़ता था खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्नों को या खाद्यान्न फसल को बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने। अब इस पे सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ना, वो किस फसल पे पड़ता है, तो वो पड़ता है गेहूं और चावल पे। किस फसल पे पड़ा था, गेहूं और चावल पे। अब आप देखो यहाँ पे गेहूं खाद्यान्न फसलों के बढ़ा, तिलहन के लिए तो आप सबको पता है अलग से क्रांति आती है, दलहनी फसलों के लिए अलग से हम लोग क्रांति पढ़ के आते हैं, है ना। हरित क्रांति, पीली क्रांति पढ़ के आते हैं, नीली क्रांति पढ़ के आते हैं, भूरी क्रांति पढ़ के आते हैं। तो ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो है, अलग अलग क्षेत्रों में इनको बढ़ा। दुग्ध क्रांति पढ़ के आते हैं ना हम लोग, श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं, सॉरी, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। वर्गीस कुरियन जो है इस क्रांति के हम लोग जनक के रूप में मानते हैं, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। देखो क्या लिखता है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है दोस्तों कौन सा है, चाइना, जापान, भारत या मिस्र। तो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश जो वो कौन सा हो गया, चाइना जो है सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश हो गया है, चाइना। भारत में अगर आप सबसे पूछे कि बताओ भाई चावल और गेहूं दोनों ही में जो है, गेहूं में भी, केवल चावल में नहीं है, चाइना जो है फर्स्ट है किसमें, चावल में, और उसके साथ जो है गेहूं के उत्पादन में। और भारत जो है वो किस स्थान पे है, तो भारत जो है वो सेकंड प्लेस पे हो गया है। अगर आप सबसे पूछे कि चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो क्या आंसर कर देंगे, वेस्ट बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होते। अगर आप सबसे पूछे गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर आप सबसे पूछे पर हेक्टेयर के हिसाब से, मैं बोलते हैं ना 20 क्विंटल, 10 क्विंटल, 5 क्विंटल, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होता है, पर हेक्टेयर के हिसाब से टॉप पे जो है वो कौन है, पंजाब है। पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे होता है गेहूं, तो पंजाब में हो जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, एक चीज चावल में और ध्यान रखोगे, बासमती चावल के लिए जो है फेमस बताओ, बासमती चावल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, तो बासमती चावल सबसे ज्यादा करनाल में होते हैं। करनाल कहाँ पे भाई, हरियाणा में है करनाल।
तो सबसे ज्यादा बासमती चावल पूरे भारत में जो है कहाँ पे होते हैं भाई, करनाल में होते हैं, यानी हरियाणा में होते हैं। तो स्थान के रूप में आप सबको पता ही चल गया यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देखो इसके बाद, इन इंडिया इनिशियली HYVP हाई यील्डिंग, और क्या लिखता है, विविधता, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट हाउ मच एरिया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है भैया, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, बताना ये कि कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था, 5 मिलियन में, 3 मिलियन में, 4 मिलियन में या 2 मिलियन में। इसको 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो शुरू किया गया था, 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में। किस फसल के लिए शुरू किया गया था, गेहूं के लिए शुरू किया गया था, जवार के लिए शुरू किया गया था, बाजरा के लिए शुरू किया गया था, मक्का के लिए जो इसको शुरू किया गया था। गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का के लिए जो है HYVP को शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हो आप सब। और इसके लिए क्या हो गया, 2 मिलियन हेक्टेयर जो है वो टारगेट रखा गया था, 2 मिलियन हेक्टेयर में जो है इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो होगा हमारा इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, डी, HYVP के लिए आप सब जो है इन फसलों का भी ध्यान रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन द यूज ऑफ HYV सीड्स, जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट ऑफ विच ग्रुप ऑफ स्टेट। भैया HYVP का एक तो पढ़ के आए थे हम लोग क्या, कि ये 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाएगा, यानी टारगेट था 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में। एक इसके लिए फसल बताए, गेहूं, जो जवार, बाजरा, मक्का, इनमें जो है इन फसलों के लिए इनको शुरू किया गया था। अब किन क्षेत्रों में जो है उनको एक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट के रूप में किन में लॉन्च किया गया था, एक तो पंजाब में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल, राजस्थान में ना, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में भी लॉन्च किया गया था, पंजाब में लॉन्च किया गया था, उसके साथ हरियाणा में नहीं लॉन्च किया गया था, पंजाब में लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं था। तो आप सबको आपका आंसर मिल गया, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में HYV जो सीड्स है इसको लॉन्च किया गया था, HYV सीड्स को जो है लॉन्च किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो ये सीड्स को जो है लॉन्च भी किया गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है इसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो किसे चाहिए भैया, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से ज्यादा चने के लिए, मटर, चावल या गेहूं। 25 डिग्री से ऊपर जो चाहिए वो किसको चाहिए, चावल को चाहिए, यानी चावल। तो गेहूं तो जो है सर्दियों में बोई जाती है। तो ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखो इसके बाद, फिर निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का लक्ष्य जो है नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। फसल उत्पादकता में वृद्धि करना ये बिल्कुल गोल था। उर्वरकों का प्रयोग, भूरी क्रांति हम लोग पढ़ के आते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, इस पॉइंट में कोई फर्क ही नहीं है। सिंचाई का विस्तार करने वाला जो एक गोल नहीं रखा गया था। हालांकि एक इनडायरेक्ट मेजर फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली जो है एक गोल के रूप में इसको नहीं रखा गया था। तो इसलिए हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा। फिर इसके बाद देखो, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। वर्षा वनों में, इन रेन फॉरेस्ट विच काइंड ऑफ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड। पहला, वर्षाधीन कृषि, ड्राई फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, वेदिका कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में। तो स्लैश एंड बर्न कृषि की जाती है, स्लैश एंड बर्न कृषि। झूमिंग कृषि का नाम सुने हो, बिल्कुल सुने हैं। पेड़ पौधों को काट दिया और वहां पे जो है फसलें उगाई गई, 2-4 साल जब तक फसलें अच्छी होती है सही है, उसके बाद फिर और जंगलों को काटा जाता है आगे, फिर और फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो की जा रही है वो आपकी स्लैश एंड बर्न कृषि। अब इसके यहाँ पे देखो क्या लिखता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसे अलग अलग देशों में और भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे इसके कुछ अलग अलग नाम हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लो जरा किस नाम से इसको जाना जाता है। मिल्पा के नाम से इसको अमेरिका में जाना जाता है, कोनुके के नाम से इसको वेनेजुएला में जाना जाता है, मसोल के नाम से अफ्रीका में जाना जाता है। उसके बाद पोडू या पेंडा करके जो है आंध्र प्रदेश में है,
पामाडाबी करके इसका नाम उड़ीसा में आता है, पामाडाबी करके। कुरवा जो है वो कहाँ का हो गया, झारखंड में हो गया, इसको कुरवा के नाम से जाना जाता है। झूमिंग जो है वो कहाँ पे कही जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है। और कुमारी जो है कहाँ पे कहते हैं दोस्तों, वेस्टर्न घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा अमेरिका में हो गया, कोनुके वेनेजुएला में हो गया, मसोल अफ्रीका में हो गया है, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में हो गया है। पामाडाबी करके आप नाम कहाँ पे ध्यान रखोगे, उड़ीसा में। कुरवा झारखंड में ध्यान रखना है। और झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्य हैं वहाँ पे इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और कुमारी करके जो है वो कहाँ पे ध्यान रखोगे, तो ये वेस्टर्न घाट में आप सबको इसका ध्यान रखना है। चलो एक बार नजर लगाओ जरा बोर्ड पर, फिर मुझे बताओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो जरा फिर, द पर्पल रेवोल्यूशन वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। बैंगनी क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कहां पे लागू किया गया था, तो ये भी आगे क्वेश्चन आप सबको मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। यह क्रांति किस की खेती से संबंधित है, तो किस खेती से संबंधित है ये, गेंदे के फूल से, कश्मीरी गुलाब से, लेवेंडर से, या हिमालयन इंडिगो से। तो किस खेती के लिए की गई थी दोस्तों इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किस राज्य के लिए स्पेशली बता दिया है यहाँ पे, तो ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि लेवेंडर जो है एक तेल जो है, आप समझ सकते हैं तिलहन या तेल वाली जो फसल हो गई है, हिमाचल में भी होती है फसल, उत्तर प्रदेश में भी जो है इस फसल ये होती है, लेवेंडर तेल उत्पादन के लिए जो होती है ये। तो पर्पल रिवॉल्यूशन जो है वो लेवेंडर से संबंधित हो गया था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करा है, तो योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में पहला तो ये हो आप सबको पता हो योजना आयोग, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। जो योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको 2015 में इसको समाप्त करके जो इसकी जगह क्या कर दिया था भाई, नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग जो भारत सरकार का एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। तो थोड़ा बेसिक्स आप सबको इसके बारे में पता हो, तो भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करने वाला है। क्या पूछता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इससे पहले अगर आप सबको याद है तो अर्थक्वेक जोन भी बनाए गए थे। क्या बनाए थे दोस्तों, अर्थक्वेक जोन जो है यानी भूकंप वाले कितने क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया था। भूकंप क्षेत्रों में भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, तो बताए थे आप सबको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसको लिखा गया था जोन सेकंड के नाम से, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है ऐसे करके जोन सेकंड हो गया, जोन थर्ड हो गया है, जोन फोर्थ करके आप सब ध्यान रखोगे, उसके बाद जोन जो है फिफ्थ करके आप सब ध्यान रखोगे। तो ये जो है भूकंप क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था भारत को। और कृषि जलवायु वाले क्षेत्र कितने दोस्तों, तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो भारत को विभाजित किया गया है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और भूकंप वाले बताए थे 4। तो ऐसी चीजें भी पेपर में आती हैं, इनको भी आप सब जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल। निम्न में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्लैक सॉइल सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो ब्लैक सॉइल हम लोग पढ़ के आते हैं जब हम लोग दक्कन का पठार पढ़ के आते हैं। क्या पढ़ के आते हैं दोस्तों, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहाँ पे भैया, तो हम लोग पढ़ते हैं सर ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में है, इसके पूर्वी भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो विदर्भ के नाम से भी इसको जाना जाता है। विदर्भ भी कहते हैं पूर्वी भाग को। और काली जो मिट्टी है दक्कन के पठार का, जो ब्लैक सॉइल है, इसमें कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें जो है ब्लैक सॉइल में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, कपास का उत्पादन। और आप सब जानते हैं भारत में कपास का उत्पादन के लिए हम किसको पढ़ के आते हैं दोस्तों, पहला तो ये महाराष्ट्र हो गया है हमारा, महाराष्ट्र, फिर गुजरात हम लोग पढ़ के आते हैं, महाराष्ट्र गुजरात हो गया है। और कपास का जो अनुसंधान केंद्र है, कपास के लिए जो हम लोग पढ़ के आते हैं ना, जो इसका सेंटर है वो महाराष्ट्र में आता है, नागपुर में। नागपुर में कपास अनुसंधान केंद्र। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी पढ़े होंगे आप लोग, CCI करके नाम आता है। तो कपास के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हो भाई, अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे, यहाँ पे। और इसके 2 जो है रीजनल ऑफिस भी हैं, उसमें से एक तो जो है आपका सिरसा में है रीजनल ऑफिस। एक कहाँ पे आपका सिरसा, ये सिरसा कहाँ पे, हरियाणा में आता है। तो यहाँ पे इसका रीजनल ऑफिस भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी यही है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास हो जाएगा। हालांकि अगर हम सब इसको चिकनी मिट्टी में अगर आगे बढ़ाएं तो आपने देखा होगा कई बार महाराष्ट्र के किसान लातूर या जो जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे आसमान की तरफ बैठे नीचे जो बहुत सूखी जमीन वहाँ दिखाई जाती है, तो वो चिकनी मिट्टी होती है। अगर हमसे पूछे सबसे ज्यादा पानी अब्जॉर्ब कौन सी मिट्टी करती है, तो हम कहते हैं चिकनी मिट्टी होती है। उसके बाद पानी ऊपर आने के बाद जो है वो वापस से अपनी जगह कवर कर लेगी, और जैसे वो सूखेगी तो बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, ये एक प्रॉपर्टी है उसमें। तो काली मिट्टी की प्रवृत्ति भी चिकने टाइप की हो गई है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ से। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल फिर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास को करेंगे। और इससे आप लोग जो है 50 क्वेश्चन तक अपने बुक में से क्वेश्चन लगाइएगा और आंसर वहाँ से आप सब कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।